क्या दोस्तों आपको पता है 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? भारत में मिर्गी दिवस हाल ही में कब मनाया गया और जयपुर शहर की स्थापना किसने की थी? ऐसे ही 15 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 18 नवंबर का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट है ये वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। बच्चों के लिए दुनिया की पहली ट्राम लाइब्रेरी कहां शुरू की गई? इमेज में देख सकते हैं दोस्तों, रेलवे के इंजन वाली इस तरह की ट्राम लाइब्रेरी शुरू की गई है पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है पश्चिम बंगाल में दुनिया की पहली ट्राम लाइब्रेरी बच्चों के लिए शुरू की गई है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बाल दिवस के अवसर पर, तो बाल दिवस कब मनाया जाता है? प्रति वर्ष 14 नवंबर को हमारे प्रधानमंत्री, भारत देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसी दिवस के अवसर पर दुनिया का अपनी तरह का पहला बच्चों के लिए ट्राम पुस्तकालय शुरू किया गया। कहां पर? कोलकाता में। और ट्राम एक प्रकार के रेल वाहन है जो सार्वजनिक सड़कों पर ट्राम वे पटरियों पर चलता है, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। और इसे पश्चिम बंगाल परिवहन निगम, इंग्लिश में बोले तो वेस्ट बंगाल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन और एपीजे आनंद चिल्ड्रंस लाइब्रेरी द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है। और इस ट्राम लाइब्रेरी में लगभग 1000 किताबें होंगी। कितनी? 1000 किताबें होंगी। और बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की कैपिटल का नाम क्या है? कोलकाता। पश्चिम बंगाल की वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? जगदीप धनखड़। तो यह बेसिक इंफॉर्मेशन तो हमको पता है, लेकिन आज पश्चिम बंगाल के बारे में कुछ नया भी जान ले। पश्चिम बंगाल की राजधानी का नाम है कोलकाता और सबसे प्रचलित त्योहार कौन सा है? दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का सबसे प्रचलित त्योहार। और प्रमुख मिठाई है रसगुल्ला, जिसे जीआई टैग भी मिला है। और पश्चिम बंगाल का स्थापना दिवस 26 जनवरी 1950 को पश्चिम बंगाल का स्थापना दिवस। और राष्ट्रीय पार्क पश्चिम बंगाल में कौन कौन से स्थित है जो अक्सर एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं? तो सुंदरवन नेशनल पार्क, नेवोरा नेशनल पार्क और जल्दापारा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। तो दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है? लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है स्क्रीन पर, 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? ब्रिक्स यानी कि 5 देशों का एक संगठन, और यह 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है रूस देश। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, रूस देश इसकी मेजबानी करेगा। तो 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। और वर्चुअल तरीके से आयोजित शिखर सम्मेलन का विषय क्या रखा गया है? थीम क्या रखी गई है? वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और सतत विकास, जो इस 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की थीम रखी गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, थीम याद रखिए। और वर्तमान समय में कोविड-19 महामारी के प्रभाव को कम करने के उपायों पर विचार विमर्श होगा इस 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में। और भारत अगले वर्ष यानी कि 2021 में 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो यहां से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? हमारा देश भारत 2021 में इसकी मेजबानी करेगा। और जब इस साल मेजबानी कर रहा है रूस देश, तो रूस की कैपिटल का नाम क्या है? मॉस्को। और रूस की संसद का नाम क्या है? अक्सर एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है, ड्यूमा रूस की संसद का नाम है।
और रूस के वर्तमान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, और रूस के प्रधानमंत्री है मिखाइल मिशुस्टिन, और रूस की करेंसी है रूसी रूबल। तो यहां मैप में देखिए कि यहां पर चाइना, मंगोलिया, कजाकिस्तान, यूक्रेन, बेलारूस और फिनलैंड जैसे देशों से घिरा हुआ है यह रूस देश। क्लियर। तीसरा क्वेश्चन, जयपुर शहर की स्थापना किसने की थी? जयपुर शहर, पहले तो आपको लगता होगा कि यह हिस्ट्री से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल सही, लेकिन जयपुर ने अपना स्थापना दिवस 18 नवंबर को यानी कि आज ही जयपुर का स्थापना दिवस है, और इसीलिए यह क्वेश्चन मैंने सेट किया है। जयपुर शहर की स्थापना किसने की थी? महाराजा जयसिंह द्वितीय ने जयपुर शहर की स्थापना की थी, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है महाराजा जयसिंह द्वितीय, उन्होंने जयपुर शहर की स्थापना की थी। और यहां देखिए कि गुलाबी नगरी, दोस्तों जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है, तो जयपुर है उनका स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखो 18 नवंबर 1727 के दिन महाराजा जयसिंह द्वितीय ने जयपुर शहर की स्थापना की थी। कब? 18 नवंबर 1727 को, यानी कि आज ही 18 नवंबर बोले तो जयपुर का स्थापना दिवस है। और जयपुर शहर के वास्तुकार बंगाल के विद्याधर चक्रवर्ती थे, तो यह भी याद रखो क्योंकि यह जयपुर है ना, वो पूर्ण प्लानेड सिटी है और जिसके वास्तुकार थे बंगाल के विद्याधर चक्रवर्ती। ओके दोस्तों, और इनसे जुड़े हुए और भी फैक्ट मैं बताने जा रहा हूं कि राजा जयसिंह द्वितीय आमेर के राजा थे और वे अपनी राजधानी आमेर से कहीं और ले जाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने जयपुर शहर बसाया और यहां पर अपनी राजधानी स्थानांतरित की, और जयपुर को पिंक सिटी यानी कि गुलाबी शहर भी कहा जाता है। कैसा लगा दोस्तों? अच्छा लगा? और आप भी यदि कोई गवर्नमेंट जॉब पा लेते हैं तो जयपुर देखना मत भूलिएगा, बहुत ही खूबसूरत यह सिटी है। और साथ ही दोस्तों ऐसे बहुत बड़े वहां पर महल है, किले है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में भारत में मिर्गी दिवस कब मनाया गया? पहले तो इसका इंग्लिश आप पढ़ लीजिए कि नेशनल एपिलेप्सी डे। कौन सा? नेशनल एपिलेप्सी डे प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? दोस्तों हाल ही में 17 नवंबर को मनाया गया। कब? 17 नवंबर को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 17 नवंबर को। भारत में, पूरे विश्व में नहीं हो, भारत में मिर्गी दिवस मनाया जाता है 17 नवंबर को। तो भारत में मिर्गी यानी कि एपिलेप्सी डे हर वर्ष 17 नवंबर को मनाया जाता है, और यह दिवस मिर्गी नामक बीमारी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। यह बात भी याद रख लीजिए कि मिर्गी एक बीमारी है और इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने हेतु यह दिवस मनाया जाता है। और मिर्गी को अपस्मार भी कहते हैं। कौन सा? अपस्मार भी कहते हैं, और इंग्लिश में एपिलेप्सी। ओके, और यह मस्तिष्क से जुड़ी हुई एक बीमारी है, और मिर्गी मस्तिष्क का एक क्रॉनिक रोग है जिसे बराबर होने वाले दौरे या दौरा पड़ने से पहचाना जाता है। और दोस्तों एक और क्वेश्चन याद रखो कि इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे कब मनाया जाता है? विश्व मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है? तो सेकंड मंडे इन फरवरी, यानी कि फरवरी के दूसरे सोमवार को यह पूरे विश्व में इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे मनाया जाता है। कब? सेकंड मंडे इन फरवरी। ओके, आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन, बिहार राज्य में कितने उप मुख्यमंत्री होंगे? दोस्तों 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है नीतीश कुमार ने, और वहां पर 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 2 उप मुख्यमंत्री अब बिहार के होंगे। तो दोनों के नाम आपको याद है? चलो मैं ही बता देता हूं। यहां इमेज में देख सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता तार किशोर प्रसाद, कौन? तार किशोर प्रसाद, और उप नेता रेणु देवी, यहां इमेज में देख सकते हैं, रेणु देवी को उप मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया गया है, यानी कि बिहार में अब 2 उप मुख्यमंत्री होंगे। और नीतीश कुमार और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र यादव तथा बिहार चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस के बीच नीतीश कुमार के आवास पर बैठक में यह निर्णय लिया गया है। और दोस्तों बिहार से हाल ही में जब
चुनाव संपन्न हुआ है, तो बिहार से जुड़े हुए कई सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिए जा सकते हैं और इसीलिए ऐसी खबरों पर हमें ध्यान रखना चाहिए। छठा क्वेश्चन, 2 महीने तक चलने वाले वार्षिक आयोजन मंडला मकर विलक्कू के लिए किस मंदिर को खोला गया है? दोस्तों 2 महीने तक चलने वाला एक वार्षिक आयोजन है जिसका नाम है मंडला मकर विलक्कू और इसके लिए इस भगवान के मंदिर को खोला गया है। तो यह कौन से भगवान है? आपको याद है, सुर्खियों में रहे थे अयप्पा मंदिर। जी हां, भगवान अयप्पा के मंदिर को खोल दिया गया है। किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में स्थित है यह भगवान अयप्पा का मंदिर, जिसे हम शबरीमाला मंदिर भी कहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट को लेकर भी यह मंदिर सुर्खियों में रहा था क्योंकि वहां महिलाओं को प्रवेश करना निषेध है। उन मामले में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई थी। तो देखो, प्रसिद्ध अयप्पा मंदिर में प्रतिदिन केवल उन्हीं 1000 श्रद्धालुओं को मंदिर में जाने और पूजन करने की अनुमति होगी जिन्होंने वर्चुअल ढंग से बुकिंग कराई है। और हर साल 14 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति वाले दिन पर मकर विलक्कू और 15 नवंबर को यानी कि मंडलम उत्सव मनाया जाता है। यानी कि भगवान अयप्पा के इस शबरीमाला मंदिर में वर्ष में 2 महत्वपूर्ण उत्सव है। एक है मकर संक्रांति का यह मकर विलक्कू और यह 15 नवंबर को शुरू हुआ है मंडलम उत्सव और इसीलिए शबरीमाला मंदिर सुर्खियों में रहा। और इनसे जुड़ी हुई यह बात तो आप याद रख ही लीजिए कि 1500 साल पहले से इस मंदिर में 10 से 50 साल की महिलाओं को प्रवेश करने की इजाजत नहीं थी और यह मंदिर ब्रह्मचारी और तपस्वी भगवान अयप्पा का मंदिर है। और यहाँ पर दोस्तों ऐसी मना थी कि 10 से 50 साल की महिलाओं पर प्रवेश करने की अनुमति यहाँ पर नहीं है और इसीलिए महिलाओं ने दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के द्वार खटखटाए। 7वां क्वेश्चन, बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु कब चुना गया? दोस्तों बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु चुना गया 1972 को, क्योंकि इनसे पहले बाघ से पहले हमारा राष्ट्रीय पशु था शेर। लेकिन 1972 के बाद यह बाघ को संरक्षण देने के लिए और बाघ की घटती आबादी को बढ़ाने के लिए इसे हमने राष्ट्रीय पशु चुना। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 1972। और आज, जी हां दोस्तों, आज ही के दिन 1972 को टाइगर को हमने नेशनल एनिमल चुना। तो देखो 18 नवंबर 1972 को बाघ को राष्ट्रीय पशु चुना गया। और विश्व में बाघ की सबसे ज्यादा आबादी हमारे भारत देश में पाई जाती है और इनमें 2 प्रमुख राज्य है, एक है मध्य प्रदेश और दूसरा है कर्नाटक। और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का भी दर्जा दिया गया है। जिस राज्य में बाघ की सबसे ज्यादा आबादी उसी राज्य को टाइगर स्टेट कहते हैं। तो मध्य प्रदेश में 526, कितने? 526, जबकि कर्नाटक में 524 बाघ है, यानी कि सिर्फ 2 ही कम है। और यह टाइगर सेंसस 2018 की बात में कर रहा हूं। तो यहां पढ़िए, देश के 35% टाइगर मध्य प्रदेश और कर्नाटक में रहते हैं। और एक फैक्ट आपको याद रखना है, इंटरनेशनल टाइगर डे, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। 8वां क्वेश्चन, धरती अब्बा या जगत पिता के रूप में किसे जाना जाता है? दोस्तों धरती अब्बा या जगत पिता के रूप में एक हमारे भारत देश के जाने माने क्रांतिकारी बिरसा मुंडा को जाना जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बिरसा मुंडा। तो 15 नवंबर को आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की जयंती के रूप में मनाया जाता है। कब? 15 नवंबर को। और 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का स्थापना हुई थी, यानी कि हाल ही में इसके 20 साल पूर्ण हुए और इसीलिए यह क्वेश्चन सुर्खियों में आया है। तो बिरसा मुंडा को भगवान बिरसा के नाम से भी जाना जाता है और बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर वर्ष 1875 में हुआ था और वे मुंडा जनजाति के थे। और उन्होंने दोस्तों अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और वो भी परंपरागत तरीके से। तो वर्ष 1899-1900 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ मुंडा विद्रोह छोटा नागपुर के क्षेत्र में सर्वाधिक चर्चित विद्रोह था। और यह छोटा नागपुर किस राज्य में? झारखंड राज्य में।
और 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिणी हिस्से को काटकर झारखंड की स्थापना भारत संघ के 28वें राज्य के रूप में हुई थी। तो दोस्तों हमारा भारत देश का 28वां राज्य बन गया था यह झारखंड, और वो बिहार के दक्षिणी हिस्से को काटकर झारखंड राज्य का गठन किया गया। कब किया गया? 15 नवंबर 2000 को। नवा क्वेश्चन, सड़क यातायात पीड़ितों की स्मृति के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है? सड़क यातायात पीड़ितों की स्मृति के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है दोस्तों प्रति वर्ष नवंबर माह के तीसरे रविवार को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, नवंबर के तीसरे रविवार को। और यहां पर पढ़िए, थर्ड संडे इन नवंबर कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है? वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम्स। ओके, तो सड़क यातायात पीड़ितों की स्मृति के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है यह तो पता चल गया कि तीसरे रविवार को, लेकिन नवंबर में। लेकिन इस दिवस का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? विश्व भर में सड़कों पर किसी भी प्रकार की दुर्घटना के कारण मारे जाने वाले लोगों अथवा गंभीर रूप से घायल होने वाले लाखों लोगों को याद करना यह दिवस मनाने का उद्देश्य है। और यह दिवस मनाने की शुरुआत सर्वप्रथम वर्ष 1993 में रोड पीस नामक एक ब्रिटिश संगठन द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? रोड पीस नामक एक संगठन के द्वारा वर्ष 1993 में यह दिवस मनाने की शुरुआत की गई। और तकरीबन 10 वर्ष बाद यानी कि 26 अक्टूबर 2005 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसी दिवस को मान्यता दी गई। और इस वर्ष यह दिवस 15 नवंबर 2020 को मनाया गया, क्योंकि 15 नवंबर को तीसरा रविवार था। और दोस्तों 15 नवंबर को तीसरा रविवार था तब मनाया गया वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम्स। लेकिन इस साल की थीम क्या रखी गई है वो भी याद रख लो, फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स। क्या? फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स इस साल की थीम रखी गई है। 10वां क्वेश्चन, निम्न में से किस देश ने अपना गोल्डन वीजा प्रोग्राम का विस्तार किया? यहां इमेज के जरिए क्या आप पहचान सकते हैं कि किस देश के यह व्यक्ति है? दोस्तों हाल ही में गोल्डन वीजा प्रोग्राम का विस्तार किया है संयुक्त अरब अमीरात ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, यूएई ने गोल्डन वीजा का विस्तार किया। और इसका मकसद क्या है? कैसे लोगों को गोल्डन वीजा मिलेगा? तो संयुक्त अरब अमीरात की सरकार द्वारा की गई घोषणा के मुताबिक डॉक्टरेट और मेडिकल डॉक्टर डिग्री धारक तथा कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोग्रामिंग, इलेक्ट्रिकल, बायोटेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग डिग्री धारक इस प्रोग्राम का लाभ प्राप्त करने में सक्षम होंगे। यानी कि हमारे भारत देश का ऐसे महत्वपूर्ण जो व्यक्ति डिग्री धारक है वो यह गोल्डन वीजा का लाभ ले सकता है। 11वां क्वेश्चन, चीन ने भारत के किस राज्य की सीमा के पास रेलवे लाइन बिछाने का कार्य शुरू किया है? दोस्तों हमारे भारत देश के लिए यह चिंता का विषय है, क्योंकि चीन देश ने हमारे भारत देश के एक राज्य उनकी सीमा पर रेलवे लाइन बिछाने का कार्य शुरू किया है। और इस राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। आप यहां मैप में देखिए, यहां पर भूटान, यहां पर अरुणाचल प्रदेश। और यहां पर यह जो रेड कलर में आप देख रहे हैं वो चीन अपनी रेल लाइन बिछा रहा है। बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश के निकट ही यह रेल लाइन बिछा रहा है। और इनके जरिए दोस्तों यहां सेना या उनके लिए हथियार सामग्री है वो जल्द ही यहां पहुंचाएगा चीन। तो हमारे भारत देश के लिए यह बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। क्या बात सामने आई है? चीन ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण रेलवे लाइन जो चीन के सिचुआन प्रांत को तिब्बत में निंगची से जोड़ती है वहां पर उन्होंने कार्य करना शुरू कर दिया है। और यह रेलवे लाइन भारत के अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास है। और यह रेलवे लाइन काफी हद तक सीमा क्षेत्र में चीनी सैन्य कर्मियों और सामग्री के परिवहन एवं रसद आपूर्ति की दक्षता व सुविधाओं में सुधार करेगी। और यहाँ देख सकते हैं मैप में यह अरुणाचल प्रदेश और यहाँ पर रेलवे लाइन बिछा रहा है चीन देश। और बात करते हैं दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश आप मैप में देख सकते हैं पूर्वोत्तर का यह एक राज्य अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश का अर्थ हिंदी में उगते सूर्य का पर्वत है। और भौगोलिक दृष्टि से
पूर्वोत्तर के राज्यों में यह सबसे बड़ा राज्य भी है, जिसकी राजधानी का नाम है ईटानगर। और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? बीडी मिश्रा। और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। 12वां क्वेश्चन, बिहार विधान परिषद ने किस क्रांतिकारी को अपना सदस्य बनाने का गौरव 1963 में प्राप्त किया था? दोस्तों हिस्ट्री से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन आज इस क्रांतिकारी का जन्म दिवस है। तो बिहार विधान परिषद में दोस्तों एक क्रांतिकारी को अपना सदस्य बनाने का गौरव प्राप्त किया था 1963 में, और इस क्रांतिकारी का नाम है बटुकेश्वर दत्त। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, बटुकेश्वर दत्त। उन्होंने दोस्तों दिल्ली में शहीद भगत सिंह के साथ असेंबली में बम भी फेंका था। तो देखो, बटुकेश्वर दत्त जन्म 18 नवंबर 1910, यानी कि आज ही बटुकेश्वर दत्त का जन्म दिवस है। 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली स्थित केंद्रीय विधानसभा में, जो कि वर्तमान में इसे हम संसद भवन कहते हैं, तो केंद्रीय विधानसभा में भगत सिंह के साथ बम विस्फोट कर ब्रिटिश राज्य की तानाशाही का विरोध किया था, तब शामिल थे बटुकेश्वर दत्त। और बाद में लाहौर षड्यंत्र रचा गया, और लाहौर षड्यंत्र में हमारे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। 13वां क्वेश्चन, F1 तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है? दोस्तों एक कार रेस है, और विश्व के एक जाने माने रेसर जिसका नाम है लुइस हैमिल्टन, यानी कि लुइस हैमिल्टन ने F1 तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत ली है। एक नया विश्व कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं एक के बाद एक लुइस हैमिल्टन। तो लुइस हैमिल्टन जो ग्रेट ब्रिटेन के मर्सिडीज के ड्राइवर है, उन्होंने तुर्की के इस्तांबुल पार्क में आयोजित तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2020 में जीत हासिल की है। और इस रेस में सर्जियो पेरेज ने दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि फेरारी के सेबेस्टियन वेटल तीसरे स्थान पर रहे थे। और लुइस हैमिल्टन के कुछ करियर की बात करें तो यह हैमिल्टन की इस सत्र की 10वीं जीत और उनके करियर की 94वीं F1 जीत थी, और अपने करियर की 7वीं फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप खिताब के साथ उन्होंने माइकल शूमाकर के रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली है। यानी कि माइकल शूमाकर उनके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड की हाल ही में लुइस हैमिल्टन ने बराबरी कर ली है। 14वां क्वेश्चन, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता किसके नेतृत्व में किया गया? इंग्लिश में कहे तो रीजियोनल कॉम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, और इसके बारे में एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है, और यह समझौता चीन देश की नेतृत्व में किया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, चीन देश। तो 15 एशिया प्रशांत देशों ने 37वें दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों यानी कि आसियान शिखर सम्मेलन में चीन के नेतृत्व में दुनिया के सबसे बड़े मुक्त व्यापार समझौते पर हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं। किसके नेतृत्व में? चीन के नेतृत्व में। और दोस्तों यह वर्चुअली तरीके से संपूर्ण आयोजित था। तो इस समझौते को क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी यानी कि रीजियोनल कॉम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप नाम दिया गया है। और आगे बताऊं तो यह दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक ब्लॉक है, जिसमें 10 दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के साथ साथ दक्षिण कोरिया, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी शामिल है। यानी कि विश्व की सबसे अधिक आबादी वाले देश यह रीकैप में शामिल है। यह फैक्ट आपको याद रखना होगा। और इसका नेतृत्व किया है चीन देश ने। तो यहाँ मैप में देख सकते हैं येलो कलर में, यह है चीन देश, जिसके आसपास में मंगोलिया, कजाकिस्तान और यहाँ पर इंडिया, म्यांमार, भूटान और नेपाल से सटा हुआ है यह चीन देश, जिसकी कैपिटल का नाम है बीजिंग। चीन की करेंसी है रेनमिनबी और चीन के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। और चीन की केंद्रीय बैंक का नाम क्या है? पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना चीन की सेंट्रल बैंक का नाम है। 15वां क्वेश्चन, धरणी पोर्टल के माध्यम से गैर कृषि भूमि और संपत्तियों का पंजीकरण किसने शुरू किया? दोस्तों पहले तो कृषि योग्य भूमि का यहां धरणी पोर्टल पर दोस्तों रजिस्ट्रेशन किया गया और अब गैर कृषि भूमि और संपत्तियों का पंजीकरण शुरू हो चुका है धरणी पोर्टल पर। और धरणी पोर्टल बोले तो तेलंगाना। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी।
तो 15 नवंबर 2020 को तेलंगाना राज्य सरकार ने धरणी पोर्टल के माध्यम से गैर कृषि भूमि और संपत्तियों का पंजीकरण शुरू किया। और धरणी एक एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली पोर्टल है। प्रारंभ में केवल कृषि भूमि को धरणी पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत किया गया था और अब गैर कृषि भूमि को। और यह बात करते हैं तेलंगाना की, तो तेलंगाना का गठन कब हुआ? 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन हुआ। और जब से गठन हुआ है तब से तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। और तेलंगाना की राज्यपाल कौन है? तमिलिसाई सौंदरराजन। और तेलंगाना की राजधानी का नाम है हैदराबाद। और यहां आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है यह तेलंगाना राज्य, जिसके आसपास में महाराष्ट्र, यहां पर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और यहां छत्तीसगढ़ से सटा हुआ है तेलंगाना राज्य। और दोस्तों अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? इस लड़के को जो बांग्लादेश का है, नाम है सादात रहमान। सादात रहमान को अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन सी, सादात रहमान। और सम्मानित किसने किया? कल मैंने आपको इसके बारे में डिटेल में बताया था, आपको याद था? वेल डन। और इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है वसावा किरण, हिरेन आसोडिया फ्रॉम गुजरात जूनागढ़ से, गुड़िया लखारा राजस्थान से। और पहली बार आप हमारे चैनल में जुड़ चुके हैं तो आपका भी स्वागत है। रितेश कुमार रंजन फ्रॉम मोतिहारी से, परेश लादवा फ्रॉम भावनगर से। और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है आर के दबंग फ्रॉम राजस्थान, अलवर के बस साहिब बलन से, विकास कुमार जल गोविंद चाक, पावना रोहित फ्रॉम गुजरात के नडियाद से, सोलंकी मनोज फ्रॉम गुजरात के सुरेंद्रनगर से और चिराग बारिया फ्रॉम गुजरात के दाहोद से, काजी यूनुस गुजरात राजकोट पड़धरी से और विश्व मेवाड़ा ने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। मुकेश कुकड़िया गुजरात राजकंड जसदण बरवाला से, सादात रहमान बिल्कुल सही आंसर, राजेश कटारा नीलेश पाटनवाड़िया फ्रॉम वडोदरा से और अरबाज खान फ्रॉम गुजरात अमरेली के सावरकुंडला से। सभी दोस्तों को सही आंसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, हाल ही में सुर्खियों में रहा सूर सरोवर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों रामसर साइट्स के बारे में मैंने आपको कल बताया था, तो बताइए यह सूर सरोवर किस राज्य में स्थित है जिसको हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया है, यानी कि आर्द्र भूमि। ओके, और सही आंसर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। वीडियो दोस्तों कैसा लगा? अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा? आपकी आने वाली एग्जामिनेशन के लिए यदि हेल्पफुल लगा है तो दोस्तों एक लाइक कीजिए। और लगभग 4.5-5 घंटों की कड़ी मेहनत के बाद यह वीडियो बनकर तैयार होता है, तो बदले में एक छोटी सी उम्मीद रखता हो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।